of equilibrium constant. पहली बात, the value of equilibrium constant is independent of original concentration of reactants, any change in pressure or presence of catalyst. कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन के ऊपर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है. वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट do not depend on initial concentration of any reactant, pressure और कैटलिस्ट. एक रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे तुम 5 मोल रिएक्टेंट लो चाहे 10 मोल रिएक्टेंट लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी. जो इसकी वैल्यू होती है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. आगे दिया भी होगा कहीं पॉइंट में, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है कि जो इसकी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो कंसंट्रेशन या प्रेशर या कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. कहने का मतलब क्या है, चाहे तुम इक्विलिब्रियम अटेन करो लेफ्ट साइड से, मतलब पहले फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट करो फिर बैकवर्ड शुरू हो जाए, ठीक है. चाहे तुम इक्विलिब्रियम अटेन करो लेफ्ट साइड से या तुम उल्टा इक्विलिब्रियम अटेन करो. इक्विलिब्रियम जो है वो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हुए भी अटेन कर सकते हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आते हुए भी अटेन कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है. रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अटेन कर सकते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. और इसकी जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है. जो इसकी वैल्यू है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे. जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे चली गई होगी. ये तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था, फोर्थ पॉइंट तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था. तो 1, 2 और 3 नोट करो फटाफट, या नोट बाद में करोगे, अभी के लिए सिर्फ समझना है. और अभी कर लेंगे सारे क्वेश्चन. करो नोट, जब नोट हो जाएगा तो बता देना, फिर आगे कराते हैं. फटाफट नोट करो. अगला पॉइंट, जो भी नंबरिंग चल रही है उसमें अगला पॉइंट आएगा. मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, A gives B. मैंने कहा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू x है, ठीक है. मेरे पास कोई एक रिएक्शन है A gives B, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू x है. मैंने इस रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को. कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास रिएक्शन चल रही थी H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, और मैंने कहा कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है. मैंने इस पूरी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या लगता है? सेम रहेगी. सेम रहेगी? सेम नहीं रहेगी. देखो मान लो हमारे पास इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, वो देख लेते हैं. और ये तीनों डेरिवेशन सीबीएसई में है जो आप करेंगे. मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है A gives B. अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू x है, अच्छा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ B raised to power its stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant
रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू हमने कहा कि x है। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा कि इसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और एक नई रिएक्शन फ्रेम कर ली। अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? n। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n। और B बाई A किसके बराबर था? x के बराबर। ध्यान से देखो, B बाई A ये किसके बराबर था? x के बराबर। तो B बाई A को मैं क्या लिख देता हूं? x रेज टू द पावर n। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो चेंज आता है, जो जिस भी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट उसकी पावर में चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नई रिएक्शन बनी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? x क्यूब। समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर। तो if reaction is multiplied by any constant number, if reaction is multiplied by any constant number, then equilibrium constant is raised to the power that constant number is raised to the power that constant number। क्लियर या नहीं? अगर तुम कभी भी किसी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस नंबर के, वो जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेज टू द पावर में चला जाता है। नोट करें इसे, ये दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से डेरिवेशन तुम्हें लिखनी होगी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके, जैसे मैंने किया है A gives B, फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज्ड टू द पावर दैट कांस्टेंट। करें नोट, जब नोट हो जाएगा तो बता देना, फिर आगे करते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास, एज्यूमिंग कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दिस इज 3 into 10⁻⁴। तो क्या मुझे तुम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो? हम्म 1.5 into 10⁻⁴। 1.732 into 10⁻²। क्यों? क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? ध्यान से देखो तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं अपनी इस वाली इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तब मेरी ये वाली इक्वेशन फ्रेम हो सकती है। तो मतलब यहां से यहां पे आने के लिए मैंने क्या किया है? हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में हाफ चला जाएगा, तो 3 into 10⁻⁴ रेज टू द पावर 1/2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.732 into 10⁻²। क्लियर? नोट करें। सर एक बार दोबारा बताना। बच्चे यहां से अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मैंने रिएक्शन को क्या किया है?
हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर किसी कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। वो कांस्टेंट क्या है? हाफ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? 3 × 10⁻⁴। उसकी पावर में हाफ चला गया। सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर या नहीं? यस सर, क्लियर है सर। ठीक। अगर मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, A gives B, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है x। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तब बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? हम्म 1/x। 1/x। देखो x क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है। अब मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1/B/A। बात तो एक ही है ना। और B/A किसके बराबर था? x के बराबर। तो मतलब अगर हम कभी भी किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जैसे थर्मो में हम प्लस का माइनस करते थे, यहाँ पे अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है? रेसिप्रोकेट। इफ एनी रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if any reaction is reversed, equilibrium constant is reciprocated। अगर हम कभी भी किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकेट हो जाता है। नोट कर लो इसे भी। डन सर। ठीक ठीक ठीक। अगर हमारे पास मान लो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक रिएक्शन है A gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है x, और एक और रिएक्शन है B gives C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है y। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, इसको रिएक्शन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको रिएक्शन नंबर 2 बोल देता हूं। अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं, ठीक, अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो क्या होगा? देखो, बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी? ए गिव्स सी। क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता पाओगे कितना होगा? अगर हम कभी y भी बाय दो रिएक्शन y/x नहीं, अगर हम शायद कभी भी या रिएक्शंस को ऐड करते थे तो उसका जो डेल्टा एच वैल्यू होता था, डेल्टा एच वैल्यू ऐड हो जाता था दो रिएक्शंस को ऐड करने पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो? हम्म
एक बार फिर सर से वो समझा वाली देंगे। वाली। हम अगर दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं, एक रिएक्शन है A gives B, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X, दूसरी रिएक्शन है B gives C, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Y। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो B से B कट जाएगा, तो रिएक्शन बचेगी A gives C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कोई आंसर कर रहा था बीच में? एक्स हाँ, प्लस वाई। X प्लस Y। आदित्य तुम कहाँ सर्च करने लग गए? क्या आंसर है बताओ? आदित्य आंसर? नहीं? सर आपको कैसे पता? सर वो सर्च कर रहा है। अरे बस वैसे गेस किया छोटा सा। आगे करते हैं। देखो, अगर हम x की बात करें, x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक। एंड अगर हम y की बात करें तो y है कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज है। अब मुझे निकालना है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं किसी कंसंट्रेशन ऑफ B से, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। फिर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं C बाई B, और इसको मैं लिख लेता हूं B बाई A। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक या नहीं? ये दो दो नंबर की डेरिवेशंस हैं जो तुम्हारे पेपर में आ सकती हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, C बाई B किसके बराबर है? A प्लस B कहां किया मैंने? E into B। A इंटू B कहां किया? ये यस सर। देखो, अगर मुझे x और y चाहिए कहीं पे भी, तो मुझे b को बीच में इंक्लूड करना होगा। अपने पास यहाँ पे b नहीं था, और मुझे मेरा आंसर चाहिए एक्स वाई की टर्म्स में। एक्स वाई की टर्म्स में आंसर चाहिए, एक्स वाई दोनों में ही b आ रहा है, यहाँ पे b नहीं था, तो मैंने b से ही मल्टीप्लाई कर दिया, b से ही डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें कि अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं, नेट रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, बी को मैंने ए की जगह रख दिया, ए को मैंने बी की जगह रख दिया। बात तो एक ही है ना। अब देखो, सी बाई बी किसके बराबर है? वाई के। और बी बाई ए किसके बराबर है? एक्स के। तो मतलब ये बन जाएगा वाई इंटू एक्स, या एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम कभी भी दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड करेंगे, whenever reactions are added, reactions are added, their equilibrium constants are multiplied. Their equilibrium constants are multiplied. जब भी हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाया करेंगे? मल्टीप्लाई। नोट करें, जितनी रिएक्शंस को ऐड करोगे उतने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 3 रिएक्शंस होती तो तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते। थर्मोडायनेमिक्स में ऐड होते थे डेल्टा एच वैल्यूज, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। क्लियर? कोई डाउट? सर ये डेरिवेशन है क्या? कह सकते हैं, दो दो नंबर में आ जाती है, मैंने कई स्कूल में आते हुए देखी है। ओके सर। करें किस नोट। फॉर्म में पूछी जाती है कि मतलब पता कैसे चलेगा ऐसे करने से क्वेश्चन को? हमें रिएक्शंस दे देंगे दो तीन, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देंगे, हर एक का फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेंगे, ओके सर। और प्रूव करेंगे कि कैसे एक्सप्लेन, जस्टिफाई बोलेंगे, तो तुम्हें वहां पे इस तरीके से कुछ डिराइव करना है वो चीजें। नोट करें।
कर लिया नोट सबने? करें आगे? यस सर। नोट कर रहे हो ना या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? क्योंकि इसमें तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी आता है ऊपर। चलो आगे करते हैं फिर। चलो मान लो अपने पास एक रिएक्शन है A gives B, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है X, और एक और रिएक्शन है C gives B, एक और रिएक्शन है C gives B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Y। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने रिएक्शन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको रिएक्शन नंबर 2 नाम दे दिया। मैंने 1 में से 2 को माइनस कर दिया, 1 में से 2 को माइनस कर दिया। ध्यान से सुनना, 1 में से 2 को माइनस किया, रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट माइनस हो गए, प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट माइनस हो गए, तो इधर तो सब कट कटा गया, तो रिएक्शन बन गई A gives C। रिएक्शन क्या बन गई? A gives C। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बोलो। X by Y। X by Y, बिल्कुल। देखो अगर हम X की बात करें तो X क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A। और अगर हम Y की बात करें, इट इज कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ C। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C by A, जो हमारा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A। फिर से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, किससे? B से। इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक साइड C by B कर लेते हैं और एक साइड B by A कर लेते हैं। B by A तो क्लियर है, X के बाद X की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, B by C कर लेता हूं। B by C इंटू, ये तो क्लियर हो गया था कि X है, और B by C किसके बराबर हो गया? Y के। तो मतलब अगर हम कोई भी दो रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, whenever reactions are subtracted, reactions are subtracted, equilibrium constants get divided। हमने क्या किया? हमने 1 में से 2 को माइनस किया, तो 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? X, और 2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? Y। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नई रिएक्शन का क्या बना? X by Y। क्लियर या नहीं? नोट करें इसे। चलो देखो, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है CO प्लस O2 gives CO2। ठीक, और एक रिएक्शन है C प्लस CO gives C plus O2। नहीं बनेगी बात, चलो रहने दो, इसको छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई और देता हूं क्वेश्चन। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin
and having the concentration of 1.59 molar PCl3, 1.59 molar Cl2 and 1.41 molar PCl5. Calculate the Kc for this reaction. देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने Kc निकालना है। Kc क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? PCl3 raised to the power 1, Cl2 raised to the power 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ PCl5 रेज टू द पावर 1। अब कंसंट्रेशन तो तुम्हें दे ही रखी है इक्विलिब्रियम पे। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.59। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.59 अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.41। तो अगर अब हम इसको सॉल्व कर दें अपना आंसर आ जाएगा। तो 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 1.59 डिवाइडेड बाय 1.41, 1.79। मोलर। कोई डाउट? यूनिट्स मोलर कैसे आए? इसके यूनिट्स मोलर थे, इसके यूनिट्स मोलर थे, इसके भी मोलर थे। तो एक मोलर से मोलर कट गया होगा, लेकिन एक मोलर अभी भी बचा होगा। तो या मोलर कह लो या कह लो मोल्स पर लीटर। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? ओके सर, इसकी पहले जो मैंने डेरिवेशन की थी कुछ का एग्जांपल दे दो, ये समझ नहीं आया था अच्छे से। कौन से वाला? कौन से वाला? ये वाला? जैसे कि if A gives B and C gives C as well, कैसे? मतलब इसके ऊपर एग्जांपल दूं या ये दोबारा से समझाऊं? एग्जांपल दे दो रिएक्शन के थ्रू। एग्जांपल में ढूंढता हूं। तुम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन नोट करो, इतनी देर मैं स्क्रीन पॉज करके एग्जांपल ढूंढता हूं, टाइम बच जाएगा। Consider the two gaseous equilibriums involving SO2 and the corresponding equilibrium constants at 299 Kelvin. The value of equilibrium constants are related by करो ट्राई। प्रियांशु आंसर। क्या हो गया प्रियांशु? कार्तिक क्यों नहीं आया आज? तो शायद उसने बाहर जाना था। बाहर जाना था। और माधव? माधव तो सर वृंदावन गए। ये कनिष्क क्यों नहीं आया? लवन? सर वो सो जाता है जल्दी। हाँ सो जाता सर वो है? जल्दी सो जाता है। यस सर। चलो कोई बात नहीं, सर मैंने भी सोना। सो जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना। आंसर सर भेज दोगे सर आप? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लास के बाद ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर 10 बजे बाद सो जाऊंगा। सर ऑप्शन ए शायद। ऑप्शन में और कोई? मतलब मैंने रफली कैलकुलेट करा है, मतलब ऐसे पेन पेपर से नहीं करा, माइंड में करा है। शायद ऑप्शन। मानवी, ज्योतिका, आंसर, अंशुला, सर ए आदित्य? ऑप्शन। देखो अगर हम ये दो रिएक्शंस देखें, एक है SO2, यहाँ पे SO2 है, तो पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए? फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देना चाहिए। अगर हम फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर 1, अगर हम रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स करते हैं तो ये बन जाएगा SO3 रिवर्सिबली कन्वर्टिंग इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाएगा। पहले K1 था तो अब बन जाएगा 1/K1। फिर इन्होंने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में भी 4 चला जाएगा, तो आंसर आएगा 1/K1 रेज टू द पावर 4। K2 इज 1/K1 रेज टू द पावर 4। क्लियर? कोई डाउट?
सर एक बार फिर बता दो। देखो बच्चे, सेकंड रिएक्शन बनानी है यूजिंग द फर्स्ट रिएक्शन, तभी हम रिलेट कर पाएंगे K2 और K1 के बीच क्या रिलेशन है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया। तो पहले मैंने देखा SO2 रिएक्टेंट साइड पे है, यहाँ पे SO2 प्रोडक्ट साइड पे। तो पहले तो मैंने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर 1, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया, जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन गए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया 1/K1। क्लियर यहाँ तक? यस सर। फिर मैंने देखा कि SO2 के आगे 4 भी लगाना है। SO2 के आगे क्या लगाना है, 4। तो मैंने अपनी पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सेम सेकंड इक्वेशन बन गई। और जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में 4 चला जाएगा। ये हमने किया था कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो कांस्टेंट चला जाता है। क्लियर या नहीं? यस सर। K2 is K1 1/K1 raised to the power 1/K1 raised to the power 4। आंसर नोट कर लो, क्वेश्चन रहने देना, कल तुम्हें असाइनमेंट मिल जाएगी। मेरे पास डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं कल ढूंढ के लेके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें डिवाइड वाले क्वेश्चन कराता हूँ। खैर अभी आगे करते हैं। आज की क्लास जो मिस कर जाएगा ना, कल की क्लास में कुछ नहीं समझ आएगा, ये पक्का है, इस बात की श्योरिटी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7.4 एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल। मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से समझना, फिर बाद में नोट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर में और यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है। सारे क्वेश्चन लगभग हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है? तो एक बार मेथड समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है किसी रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 4.24। टेम्परेचर तुम्हें मेंशन किया गया है 800 केल्विन, और रिएक्शन तुम्हें दी गई है, रिएक्शन जो हमें दी गई है वो है CO प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू CO2 प्लस H2। ठीक है? अब कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, H2, CO एंड, मतलब हर एक की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली, जब भी हम इनिशियली की बात करेंगे, अब से हम हमेशा इनिशियली नहीं लिखेंगे, इनिशियली को हम लिखा करेंगे T इक्वल टू 0। जहां पे भी मैं T इक्वल टू 0 लिखूंगा उसका मतलब होगा इनिशियल कंसंट्रेशंस। तो इनिशियली हमने सिर्फ CO और H2O डाला, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए, अगर ये लाइन ना भी मेंशन होती, इनिशियली हम वेसल में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स डालते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं डालते हैं। ठीक है? तो इनिशियली हमने वेसल के अंदर CO डाला 0.1 मोलर, और क्या डाला, H2O 0.1 मोलर, ये कुछ नहीं डाला। ये क्लियर? आर्यन, आर्यन कहाँ गायब हो जाते हो? फिर से इतना समझाना जरूरी है? एक बार। अरे सर वो अपने आप बैक हो गया सर, बैटरी खत्म हो गई सर। देखो, इनिशियली तुम्हें कंसेंट्रेशन दे रखी थी 0.1 मोलर, 0.1 मोलर CO की 0.1 मोलर और H2O की भी 0.1 मोलर। ठीक, इनिशियल कंसेंट्रेशन को हम T इक्वल टू 0 से लिखते हैं, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, एंड प्रोडक्ट हम इनिशियली डालते नहीं है, तो वो कंसेंट्रेशन 0 रखी है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर सबको? यस सर। उसके बाद हम लिखा करेंगे, अब देखो जब रिएक्शन हुई होगी, हमने क्या कहा था, रिएक्टेंट डिकम्पोज करेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है? रिएक्टेंट डिकम्पोज करे, प्रोडक्ट बने, कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की कम हुई, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ी। हमने लास्ट क्लास में यही कहा था ना
कि जब रिएक्शन चलती है तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ने लगती है। तो अमाउंट चेंज इसको हम लिखा करेंगे T इक्वल टू टी डैश। T इक्वल टू टी डैश से हम इसको रिप्रेजेंट किया करेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। अब ध्यान से सुनना इस स्टेप को। अमाउंट चेंज इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अमाउंट कितनी चेंज हुआ करेगी? इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना है क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है, और प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाना है क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है। दोबारा सुने, अमाउंट चेंज को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे T इक्वल टू टी डैश से। ठीक है, अमाउंट चेंज मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाया करेगी और प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ जाया करेगी, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कम होते रहते हैं और प्रोडक्ट बनते रहते हैं। तो जब हम अमाउंट चेंज की बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे T इक्वल टू टी डैश। ठीक है, अमाउंट चेंज कितनी हुआ करेगी? इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए है, ये ध्यान रखना। इसको तुम इनिशियल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सिर्फ, चलो ठीक है मैं समझाता हूँ, पहले समझाते ही करते हैं। और आगे रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाया करेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाया करेंगे। ये जो अमाउंट चेंज का फॉर्मूला है, चलो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1। इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आएगी, यहाँ पे लिखो अमाउंट चेंज मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अमाउंट डीकंपोज, ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज करो क्योंकि अमाउंट चेंज में तो फिर तुम लोग गड़बड़ करोगे, नहीं तो इसको हमें यूनिवर्सल ही बनाना पड़ेगा। तुम यहाँ पे लिखो अमाउंट डीकंपोज या फॉर्म्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना अमाउंट डीकंपोज किया रिएक्टेंट का या कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहां से समझो। अब मुझे नहीं पता इसमें से कुछ अमाउंट डीकंपोज कर गया, कितना डीकंपोज किया, लेट इट बी x। ठीक है, हमने एज्यूम किया है कि x मोलर डीकंपोज्ड, हमने एज्यूम किया है कि x मोलर डीकंपोज्ड। तो अमाउंट चेंज x मोलर डीकंपोज हो गया, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था? 1। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसके आगे क्या लगा दोगे? माइनस। अब जब एक बार एज्यूम कर लिया वही हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, ये कितना डिकम्पोज करेगा? x। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। क्योंकि रिएक्टेंट है तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे? माइनस। अब ये उतना ही बनेगा, प्रोडक्ट है तो प्लस, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय x। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा मल्टीप्लाइड बाय x। x कोई भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि इतने अमाउंट से चेंज आ रहा है। x कोई भी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि इतने अमाउंट से चेंज आ रहा है। बेसिकली मान लो इसका x मोलर टूट गया, ठीक है, जितना ये टूटेगा उतना ये टूटेगा, 1:1। तो अगर ये x मोलर टूटा है तो ये भी x मोलर टूटेगा, 1:1। अगर ये x मोलर टूटा है तो ये x मोलर बनेगा, प्लस 1:1। अगर ये x मोलर टूटा है तो ये x मोलर बनेगा। तुमने क्या करना है, T इक्वल टू 0 तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, ध्यान से समझना, ये लास्ट टाइम में जब समझा रहा हूँ चीजों को, T इक्वल टू 0 तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। अमाउंट चेंज या तो दिया होगा या तुम्हें खुद एज्यूम करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया कि कितने % चेंज आया, कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ध्यान से देखो, तुम्हें बस इनिशियल कंसंट्रेशंस दे रखी है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितने % डीकंपोज हुआ या कितने % बना, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि अमाउंट चेंज इज x। जब तुमने ये एज्यूम कर लिया है
तो बस तुमने क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को उस x से मल्टीप्लाई करना है हर एक के लिए। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को उस x से मल्टीप्लाई करते चलना है हर एक चीज के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। बस रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाते चलना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाते चलना है। क्लियर यहां तक या नहीं? कोई डाउट? पर हमने प्रोडक्ट साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है हमको 0 की दिया है। क्योंकि इनिशियली तो हम वेसल के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट्स डालते हैं, प्रोडक्ट्स तो डालते ही नहीं है। तो ये इनिशियल है ना, इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होंगे, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, रिएक्टेंट। अब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगे, प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे। Yes. ठीक है, फिर एक स्टेज आएगी इक्विलिब्रियम की, फिर आएगी इक्विलिब्रियम की। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पे हम लिखते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी। इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिखते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी। बस इसमें अब तुमने इसको ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 0.1 माइनस एक्स, ये भी बन जाएगा 0.1 माइनस एक्स, ये x बनेगा और ये x बनेगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी में बस तुमने इन दोनों को ऐड करते चलना है और तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में काम आएंगे ये। सबसे पहले हम इनिशियल कंसेंट्रेशंस लिखा करेंगे, फिर चेंज की बात किया करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की बात किया करेंगे। इनिशियल चेंज अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो खुद एक हाइपोथेटिकल वैल्यू एज्यूम कर लो x, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उस x को मल्टीप्लाई करते चलो हर एक के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। बस ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा क्योंकि उसकी अमाउंट कम हो रही है, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा क्योंकि उसकी अमाउंट बढ़ रही है, एंड इन्फिनिटी पे तो बस दोनों को ऐड ही करना है, कोई काम ज्यादा नहीं है। क्लियर या नहीं? कोई डाउट यहां तक? वैसे इसके स्टेप्स क्लियर है, लेकिन मतलब इन जनरल वैसे नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट कि ये रूट कॉज क्या है इन स्टेप्स का, क्या मैं ऐसे एक्सप्लेन किया मतलब। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है, चलो फिर मैं इसको रूट कॉज के तरीके से समझाता हूँ। हमारे पास था COH2O, CO2H2, COH2O, ठीक, 0.1 एंड 0.0। इनिशियली तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया था कि ये तुमने 0.1 मोलर लिया, ये तुमने 0.1 मोलर लिया, ये 0 लिया, ये 0 लिया। मतलब जो मैंने तुम्हें ये तरीका बताया ये सिर्फ मतलब बिल्कुल लेमैन तरीका है कि अगर किसी भी बच्चे को समझाना है तो ये बता दो कि x मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे आंसर्स निकल जाते हैं। असली क्या था इसके अंदर, t इक्वल टू टी डैश पे हमें कोई भी एक रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन करना है, मतलब रिएक्टेंट्स डिकम्पोज करेंगे प्रोडक्ट बनेंगे। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी डाटा में ये मेंशन नहीं है कि कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज किया या कितना प्रोडक्ट बना। तो असली में होता क्या है, हम यहाँ पे एक assumption लेते हैं, assuming x मोलर कोई भी एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज कर दो। मैंने कहा assuming x मोलर ऑफ CO is decomposed, assuming x molar of CO is decomposed, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब माइनस, ये क्लियर है या नहीं? मैंने एज्यूम कर लिया इसके लिए, सिर्फ CO के लिए कि ये x मोलर डिकम्पोज कर गया। अब यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगेगी मोल वाला 1:1, जितना ये डिकम्पोज करेगा उतना ये भी तो डिकम्पोज करेगा। अगर ये x मोलर डिकम्पोज किया तो इसको भी कितना डिकम्पोज करना होगा, x मोलर। फिर यही स्टोइकोमेट्री हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट्स पे 1:1। अगर ये x मोलर डिकम्पोज किया तो ये उतना ही बनेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये बनेगा। सिमिलरली 1:1 तो ये उतना ही बनेगा। इक्विलिब्रियम पे ये बच जाता है 0.1 माइनस एक्स, ये भी बच जाता है 0.1 माइनस एक्स, ये बच जाता है x और ये बच जाता है x। अभी क्वेश्चन में ये लग रहा होगा कि ये तरीका ज्यादा आसान है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहेगा।
यहाँ पे स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो तुम सबको ये तरीका ज्यादा आसान लग रहा होगा। आगे जाके स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, तो इस रूट को अवॉइड करें, नहीं तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन में ले गया तो ये भी फ्रैक्शन में चला जाएगा, और फ्रैक्शन में आगे जाके कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल हो जाती है इस चैप्टर में। कोशिश करें इस चैप्टर में कि फ्रैक्शंस में ना जाएं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक रैंडम वैल्यू से जो अमाउंट डिकम्पोज ना दी हो। इससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ज्यादा आसान नहीं होंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। असली में वैसे यही होता है कि किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिकम्पोज, फिर उसके हिसाब से बाकियों की अमाउंट निकालते हैं यूजिंग अवर स्टेकोमेट्री। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके। और अभी फिर दोनों मेथड लिखे कि वो फर्स्ट वाला ही? अभी के लिए दोनों लिख लो तो अच्छा है, लेकिन फोकस ऑन दिस। मैं पूरे चैप्टर में इसी को यूज करने वाला हूँ। अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो ये अटकेगा नहीं, वैसे कहीं पे इन केस कहीं अटका तब मैं इसको अप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं। वैसे तो ये अटकता नहीं है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे तो बस दोनों को ऐड करना था। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? CO2 की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर दिस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कोई डाउट? क्लियर यहां तक? क्लियर है? उम्मीद है कि क्लियर है। अब केसी की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई थी 4.24। CO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? X। H2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? अगेन X डिवाइडेड बाय CO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 माइनस X, और H2O की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 माइनस X। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाय 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ पे तुम्हें मैथ्स खुद करनी होगी। मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करें इस चैप्टर के लिए। मेडिकल वालों के लिए चैप्टर नहीं बना है, कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तुम लोगों को कैलकुलेशंस करनी ही होंगी। मैं कुछ हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा इसमें। जब 4.24 का अंडर रूट लोगे तो वो बनेगा 2.06। दिस विल बी x अपॉन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बनती हैं इस चैप्टर में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी तुम्हें आना चाहिए। खैर मैं एक बार सिखाऊंगा जरूर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, इन केस वो बन जाती है। यहाँ तो होल स्क्वायर बन गया ना, तो बच गए। कई बार होल स्क्वायर बनता ही नहीं है, फिर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है पूरी। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो सब फॉर्मूलाज लगते हैं यहाँ। ये चैप्टर मैथमेटिक्स तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जितनी तुमने मोल्स में कैलकुलेशन देखी है या एटॉमिक में कैलकुलेशन देखी है, उससे ज्यादा कैलकुलेशन है इस चैप्टर में। तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 0.206 डिवाइडेड बाय 3.06, 0.06732। ठीक, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी आएगी? बस x की वैल्यू पुट करते चलो, 0.1 माइनस 0.067, 0.1 माइनस 0.067, इसकी आ जाएगी 0.067 एंड इसकी भी आ जाएगी 0.067। ये आंसर। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? प्रियांशु क्या हो गया? मैं क्वेश्चन समझाने में बिजी था, तुम उधर ही बिजी हो गए। सर ये स्टार्टिंग से समझा दो एक बार। अरे अब नहीं समझाएंगे, देखो
तुम कहाँ बिजी थे पहले ये बताओ। सर मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो इधर से देख ही रहा हूँ क्वेश्चन। कहीं नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो भटका था। चलो समझो, इसे दोबारा से समझ लो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होंगी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होंगी, प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। इन केस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मेंशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे जनरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं देंगे, इनिशियली हम प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं। फिर तुम्हें या तो दिया होगा कि कितना अमाउंट डीकंपोज हुआ, अगर नहीं दिया है तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू एज्यूम कर लो x, stoichiometric coefficient multiplied by x for every substance. Stoichiometric coefficient 1 multiplied by x, 1 multiplied by x, 1 multiplied by x, 1 multiplied by x. रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस। फिर इक्विलिब्रियम की बात आ जाएगी, इन्फिनिटी मतलब इक्विलिब्रियम, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक। फिर केसी का हमने फॉर्मूला लगा दिया, केसी की वैल्यू दी हुई थी, इक्विलिब्रियम वैल्यूज हम सब इनकी निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया एक्स के लिए। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी तो पूछी थी, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सीओ की कितनी है, 0.1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दी। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 माइनस एक्स, पुट कर दो, एक्स एंड एक्स पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर या नहीं, यस सर। कोई डाउट? सर इसका मेथड नोट एक करें बार इसे। हिंदी में लिखवा दो, क्योंकि अगर बाद में देखेंगे ट्राई तो इसका समझ ही नहीं आएगा कुछ। मेथड लिखवा दूं, चलो लिखवाता हूँ, हिंदी पहले में। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, स्टेप्स देखता हूँ, तुम लोग लिखो इसे पहले। स्टेप्स जो हमने किया है उसके बारे में लिख रहे हैं। इनिशियली राइट amount of every species, amount of every, फर्स्टली लिखो, इनिशियली नहीं, फर्स्टली, इनिशियली तो बाद में भी आएगा तो रिपीटेशन आ जाएगी। फर्स्टली राइट अमाउंट ऑफ एवरी स्पीशी टेकन इन रिएक्शन वेसल। सबसे पहले हर एक स्पीशी का जो तुमने अमाउंट लिया है वो मेंशन करो, t इक्वल टू 0 इनिशियल अमाउंट, ठीक। उसके बाद तुम्हें क्या मेंशन करना है सेकंड स्टेप के अंदर, सेकेंडली we have to write amount change। सेकेंडली हमें क्या लिखना है, अमाउंट चेंज। अमाउंट चेंज कैसे लिखेंगे, आस्था? So amount decomposed or formed into रिप्रेजेंटेड stoichiometric बाय t डैश, equal to t dash. Yes, sir. ठीक। अब अगर इसमें अमाउंट डीकंपोज नहीं दिया है, इफ नो डाटा रिगार्डिंग amount decomposed, amount of reactant decomposed, if no data regarding amount of reactant decomposed is mentioned in question, is mentioned in question, then amount decomposed for every reactant किसके बराबर होगी ज्योतिका,
और x अज्यूम कर लेंगे या कुछ तो अज्यूम कर लेंगे। amount decomposed for every reactant will be equal to stoichiometric coefficient multiplied by x, where x is any hypothetical value, minus hypothetical value, and amount formed for every product अभी पिछला क्वेश्चन नहीं लिखा था ज्योति का? पिछला क्या था? पिछला क्वेश्चन लिख लिया था। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनिशियली राइट द अमाउंट ऑफ एवरी स्पीशीज टेकन इन द रिएक्शन वेसल। सबसे पहले तुम्हें क्या लेना है, हर एक रिएक्शन का जो अमाउंट तुम्हें डाटा दिया हुआ है वो लिखना है कि तुमने रिएक्शन वेसल में कितना कितना अमाउंट लिया है, रिप्रेजेंटेड बाय t इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द अमाउंट चेंज रिप्रेजेंटेड बाय t इक्वल टू t डैश। अगर क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट डीकंपोज का डाटा नहीं दिया है, तब amount decomposed for every reactant will be equal to minus of stoichiometric coefficient multiplied by x, where x is any hypothetical value, and for every product it will be stoichiometric coefficient into x, लेकिन प्लस के अंदर, रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। फिर थर्डली या फाइनली equilibrium amount for every species is calculated by adding t equal to 0 and t equal to t dash। और इक्विलिब्रियम अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी से। क्लियर सबको? कोई डाउट? आशा तो चली गई, नेट गया। ठीक, अंशुला क्लियर? ध्रुव, लवन, मानवी, मिथुन, प्रियांशु? Yes, sir. यस सर। कहां से नोट करना शुरू करना है अभी ये बताओ। कहां से नोट करना है? वैसे लास्ट में जो लास्ट में लिखा है तो स्टार्टिंग से ये लो। चलो देखो, एक क्वेश्चन को और मैं कराता हूँ, फिर तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा आज, वो ट्राई कर लेना। एंड इस क्वेश्चन में भी पहले हम केसी से डील कर रहे थे, अब केसी की जगह किससे डील कर रहे हैं, केपी से। केपी से जब डील करते हैं तो बस प्रेशर चाहिए होता है, इतना सही फर्क है, बाकी सब कुछ तो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, अब अपने पास इक्वेशन क्या है, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैस। पहले हम केसी ले रहे थे तो कंसंट्रेशन ले रहे थे, अब तुम्हें क्वेश्चन में केपी दिया है तो मतलब तुम्हें प्रेशर दिए होंगे। तो इनिशियली T इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 0.48 बार। और हमें पता है कि रिएक्टेंट का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता इनिशियली, तो इट इज 0। वो क्वेश्चन में मेंशन भी किया है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना भी करे तब भी इट इज 0, ये याद रखना। प्रोडक्ट तो इनिशियली क्या होता है, 0 ही होता है। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट? क्लियर या नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई अमाउंट डीकंपोज दिया है? नहीं दिया है, कहीं पे भी अमाउंट डीकंपोज मेंशन नहीं है। फिर से
तो टी डैश पे फिर से हम हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं x, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना है। यूनिट सेम रहेंगे, अगर इसके यूनिट्स बार थे तो इसके यूनिट्स भी क्या रहेंगे अब बार। सॉलिड को हम लेते ही नहीं है तो सॉलिड को हम शुरू में इग्नोर कर देंगे। हमने ये लास्ट क्लास में देखा था कि हम केसी केपी में सॉलिड को इंक्लूड ही नहीं करते, तो मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए आ जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 और हाइपोथेटिकल अमाउंट हमने कितनी ली हुई है x, प्लस आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, यूनिट सेम रहेंगे बार, क्लियर। एंड फिर हम लिखते हैं टी इंफिनिटी इक्विलिब्रियम, इसमें तो बस हम दोनों चीजों को ऐड ही करते हैं, तो ये आएगा 0.48 माइनस x और ये आएगा 2x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ऑफ, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर इज सेम एज प्रेशर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, मतलब CO और CO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। अगर x की वैल्यू आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो फिर से हम Kp की वैल्यू दे रखी है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, सॉलिड तो हम लेते नहीं है तो प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच इज 1। अच्छा, अब देखो Kp की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी थी 3, Kp की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3, ठीक है। और CO का प्रेशर कितना दिया हुआ था 2x का स्क्वायर, CO2 का प्रेशर हमने कितना निकाल लिया 0.48 माइनस x रेज टू द पावर 1। क्लियर सबको, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। 3 will be equal to 4x square upon 0.48 माइनस x। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस ये बन जाएगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14। दिस इज 0। कोई डाउट? क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसी निकलती थी जहां तक मुझे याद है। b होता था x के साथ वाली टर्म को हम b बोलते थे। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस ही लेना होगा क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। याद रखना कि x वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, तुम्हें यहाँ पे प्लस ही लेना होगा, माइनस वाली वैल्यू को निग्लेक्ट करना होगा क्योंकि नेगेटिव लिया तो फिर तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4ac की वैल्यू 1.44 माइनस के अंदर। सबको याद है ना कि माइनस साथ में इंक्लूड करते हैं या नहीं? यस ये सर, फॉर्मूला याद है। इसी के लिए अप्लाई करते थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अब कंपेयर करें तो क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी 3, लेकिन जो c की वैल्यू आएगी वो माइनस के साथ में आएगी, ठीक है। तो अपॉन 2a, मैंने यहाँ पे माइनस b लिखा क्यों है, मैंने माइनस 3 लिखना था ना। अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 4। इस छोटी सी इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करोगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे एंड कैलकुलेशंस तो कर लोगे। यस सर, कर लेंगे। जब तुम यहां से x की वैल्यू निकालोगे वो आएगी 0.33। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो मैम से पूछ लेना, समझा देंगे। x की वैल्यू आएगी 0.33, ठीक। x की वैल्यू 0.33 आ गई, उसके बाद तो बस हमें ये वैल्यूज यहीं पे पुट करनी है तो फिर आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO2 ये कितना था अपना 0.48 माइनस x
तो 0.48 माइनस 0.33, तो ये आ जाएगा 0.15। अंशुला ये अपना क्या कहते हैं, सूर्यांश क्यों नहीं आ रहा? अब क्या दिक्कत है? सर वो उसका 15-16 को मैच है ना, तो 4 to 6:30 उसकी ट्रेनिंग होती है स्टेडियम में। ओहो, कौन से स्टेडियम में जाता था? देवीलाल में? यस सर, ताऊ देवी। एक दिन जाके पूछ के आता हूँ। चलो देखो इसे यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्वेश्चन सर कोई डाउट है? सर आंसर 0.33 है ना? हाँ, इसके 0.33 कैलकुलेशन एक्स की का? वैल्यू है। हाँ, ये सर मतलब वही सॉल्व कर। क्लियर है सबको? कोई डाउट? ज्योतिका, लवन, मानवी, मितुल, प्रियांशु, क्लियर है clear। यस सर। आदित्य, अंशिका, ध्रुव, आस्था? एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन दिखाते हैं, ये लो, करो नोट। आज मोहित क्यों नहीं आया? कल तुम्हें बुकलेट्स मिल जाएंगी, अगर मैं कल क्लास रख पाया तो। एक और चला गया। चलो देखो इसमें, सर मेरी बुक ना इस बार रख लेना आप सर, पिछली बार में मिली नहीं थी मेरे को। दे तो दी, नहीं सर, थर्मो की नहीं मिली। नहीं मिली? अरे तो तुम नहीं मुझे सर। पहले बता देते, मैं थर्मो वाली दे देता। एक्सटर्न वाली खत्म हो गई थी, दूसरी वाली सर तो पड़ी थी। सर मैंने तो बताया था आपको, आप कहते आयरन की लेंगे। मुझे ध्यान में नहीं रहा शायद, नहीं तो मैं दे देता। चलो कोई बात नहीं। सर क्या, सर बचा लेना बस। हाँ हाँ, कल की क्लास में आने से पहले अगेन एक बार व्हाट्सएप जरूर चेक करना है, शायद हो सकता है कि मैं क्लास को कैंसिल कर दूं कल, शायद, पक्का नहीं है। PCl5 डिकम्पोज कर रहा है किसके अंदर? PCl3 एंड Cl2 के अंदर। अगर कल की क्लास कैंसिल होती है तो क्लास रात को ही होगी ऑनलाइन, ठीक? PCl5 डिकम्पोज कर रहा है, और इनिशियली तुमने इसके 5 मोल्स लिए हुए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं लिया हुआ, P = 0। अच्छा, एक ये रिएक्शन को थोड़ा सा ना याद करना शुरू करें। रिमेंबर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत बार यूज होगी, और कई बार तो इसके प्रोडक्ट्स दिए ही नहीं होंगे। रिमेंबर दिस रिएक्शन। PCl5 जब भी टूटेगा तो क्या बना के देता है? PCl3 + Cl2। तीनों ही चीजें गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैसियस स्टेट में होता है, एंड Cl2 is also in gaseous state. 5 mole of PCl5 is heated at a constant temperature in a closed vessel of a volume 4 liter capacity. In equilibrium, PCl is found to be 35% dissociated. ज्योतिका, क्या अब हम T' में X ले सकते हैं या नहीं? नहीं सर। नहीं ले सकते, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 35% डिसोसिएटेड, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो अमाउंट ऑफ PCl5 decomposed 35% of initial, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% डिकम्पोज हो गए। 35/100, तुम्हें अपने पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं करा रहा हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का है, मैं पेपर के हिसाब से ही करा रहा हूँ अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम को। तो 35% ऑफ इनिशियल, तो थोड़ा ध्यान से समझें। 5, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1.75, ठीक? तो 1.75 मोल डिकम्पोज हो गए, मतलब इसका 1.75 मोल कम हो गया। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सबको ये स्टेप? यहाँ पे हमने x क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था कि इतने % डिकम्पोज हो गया। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों में डाटा नहीं दिया हुआ था कि कितना डिकम्पोज हुआ, तो हमने x लिया। लेकिन यहाँ पे x लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 35% डिकम्पोज। जब दिया हुआ है तब अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करोगे। क्लियर? कोई डाउट?
अब यहाँ पे तुम्हें मोल ही लगाना पड़ेगा, 1:1। अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होता है तो ये 1 मोल बनेगा। तो अगर ये 1.75 मोल डिकम्पोज हुआ है तो ये 1.75 मोल बनेगा। अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होता है तो ये 1 मोल बनेगा। तो जितना ये डिकम्पोज हो रहा है उतना ही ये बन रहा होगा। कोई भी डाउट? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? नो ठीक है, अब तो बस इक्विलिब्रियम अमाउंट ही लिखनी है, एंड इक्विलिब्रियम अमाउंट तो दोनों को ऐड करके आती है। ये बन जाएगा 2.25, नहीं 3.25, and this will be 1.75 moles and moles। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अच्छा, ये Kc का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इस रिएक्शन में Kc की फॉर्मूला क्या रहेगा? concentration of PCl3 into concentration of Cl3 upon concentration of PCl3। और वैल्यूज क्या पुट करोगे? What is the question behind? मतलब क्वेश्चन PCl5 का तो 3.25/4 लीटर होगा। अब हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ मोल्स दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन या प्रेशर डायरेक्टली दिया हुआ था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसके अंदर हमें डायरेक्टली कंसंट्रेशन दी हुई थी, तो कोई इश्यू नहीं था, हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया उसमें प्रेशर से डील कर रहे थे, डायरेक्टली पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में जब हम कर रहे हैं काम तो हमें मोल्स दे रखे हैं, फॉर्मूला में दिस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? तो मोल्स तो हमने निकाल ही लिए, वॉल्यूम तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। वॉल्यूम वेसल की होती है, वो फिक्स रहती है हर एक के लिए। तो 1.75 डिवाइडेड बाय 4, अगर ये 4 से डिवाइड नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारा आंसर गलत हो जाए। इस क्वेश्चन में तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। डिवाइडेड बाय 3.25, हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट? ये थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना कि मोल्स हमारे पास आ चुके थे, वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें तो कंसंट्रेशन पुट करनी है। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बस अब तो इसको सॉल्व ही करना है। 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, दिस इज डिवाइडेड बाय 3.25 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.2355। एंड यूनिट्स क्या रहेंगे? मोल्स पर लीटर, क्योंकि ये भी मोलैरिटी है, ये भी मोलैरिटी है, ये भी मोलैरिटी है, तो एक मोलैरिटी से मोलैरिटी कट जाएगी, लेकिन एक मोलैरिटी अभी भी बची हुई होगी, मतलब मोल्स पर लीटर। कोई डाउट? लवन क्लियर? यस सर। क्या हो गया था? अर्जेंट काम? सर नहीं, वो मम्मा का फोन आया था। ठीक, करें नोट। क्लियर है बाकियों को? सर क्लियर। नोट करें, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। फॉर द रिएक्शन CO plus H2O gives CO2 plus H2। तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, CO गैस plus H2O गैस gives CO2 gas plus H2 gas। The value of Kp, अब इसमें तुम्हें Kp की वैल्यू दे रखी है। The value of Kp is found to be 0.63। A mixture of 1 mole of water vapor
1 mole of water vapor and 3 moles of CO is allowed to attain equilibrium। मतलब इनिशियली तुम्हें दे रखा है ये वैल्यू, और देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो ये अपने आप ही पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और तुम्हें कहा है इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर, टोटल प्रेशर इज 5 एटमॉस्फेयर एट इक्विलिब्रियम। Determine the number of moles of CO2 that are present at equilibrium and the partial pressure of each of the gas। तो तुम्हें moles of CO2 बोल रहा है, निकाल के बताओ, and partial pressure of every gas at equilibrium। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डिकम्पोज के बारे में नहीं दिया है, तो हमें हाइपोथेटिकल वैल्यू उठानी होगी। तो हाइपोथेटिकल वैल्यू कैसे लेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस के अंदर क्योंकि ये रिएक्टेंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस के अंदर क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस के अंदर क्योंकि ये प्रोडक्ट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस के अंदर क्योंकि ये भी एक प्रोडक्ट है। अगेन ये मोल्स आएंगे, तो इंफिनिटी पे मतलब इक्विलिब्रियम पे दिस विल बी 3 माइनस x मोल्स एंड दिस विल बी 1 माइनस x मोल। ये बनेगा x मोल और ये भी बनेगा x इक्विलिब्रियम पे। ठीक, अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें kp दिया हुआ है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है। चलो देखें। अच्छा ये टोटल प्रेशर बताओगे क्या? प्रेशर मोल्स डाल्टन्स लॉ, हेडिंग डालें, एक समझ लें, एक लॉ ही समझ लें पहले। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अपने पास ना एक लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेसिकली अगर हमारे पास मोल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू दे रखी है केपी की, तो मतलब हमें किसी भी तरीके से इन मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम केपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। केपी का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली केपी का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू द पावर 1, प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ CO रेज टू द पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर 1। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारे पास प्रेशर्स थे ही नहीं, हमारे पास क्या थे? मोल्स। तो अगर तुम्हें कभी भी मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़े, कभी भी अगर मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़े, तब हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मोल्स इनटू प्रेशर। अगर कभी भी हमें अपने मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तब हम इस लॉ को अप्लाई किया करते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है? तुम्हें जिसका प्रेशर निकालना है, मान लो हमें C का प्रेशर निकालना है, उसकी मोल फ्रैक्शन ले लो, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कर दो। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी कंपोनेंट के मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। प्रेशर of any component C, this is mole fraction of that component multiplied by total pressure। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती थी? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर या नहीं? ये लॉ क्लियर है सबको? कोई डाउट? लॉ क्लियर है सबको? मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल कंसेप्ट वाला। अब जैसे मुझे यहाँ पे हर एक का प्रेशर निकालना है, तो हर एक का प्रेशर निकालते हैं। टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 एटमॉस्फेयर। जब टोटल प्रेशर दिया हो तो कहीं ना कहीं मान लो कि ये लॉ लगना ही लगना है। तो सबसे पहले हम प्रेशर ऑफ CO निकालते हैं। जिसका प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन
मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। मोल्स ऑफ CO कितने हैं 3 माइनस एक्स। टोटल मोल्स कितने आएंगे, यहां पे मैं निकाल लेता हूं टोटल मोल्स 3 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो टोटल मोल्स आ जाएंगे अपने पास 4 प्लस एक्स और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ था 5। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ था 5। सिमिलरली pressure of water, this will be 1 minus x upon 4 plus x into 5. Similarly, pressure of CO2, this will be x upon 4 plus x into 5. हम सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालते जा रहे हैं और प्रेशर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एंड प्रेशर ऑफ H2, this is x 4 plus x कैसे आया, टोटल मोल्स बच्चे, टोटल मोल्स कैसे निकले, दिस मोल्स ऑफ CO प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा ये तो 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है 4 प्लस x भी 4, ठीक है। तो हमने इन सबके प्रेशर्स निकाल लिए हैं। अब हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। Kp की वैल्यू कितनी आ रही थी, कितनी दे रखी थी 0.63। तो देखो Kp की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.63। CO2 का प्रेशर हमने निकाला 5 इंटू एक्स बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय H2 का प्रेशर हमने निकाला 5x बाई 4 डिवाइडेड बाय CO का प्रेशर हमने निकाला 3 माइनस एक्स इंटू 5 बाई 4 और H2O का प्रेशर हमने निकाला 1 माइनस एक्स इंटू 5 बाई 4। चलो देखो, अब यहाँ पे 5 बाई 4 कैंसिल, 5 बाई 4 कैंसिल, तो ये आ गया 0.63। दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। नो सर। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लूं, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। 3 इंटू 0.63 1.89 रेज़ टू द पावर 0.5 नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करो। करें भाई सॉल्व। एक्स स्क्वायर ये बनेगा 3 माइनस 3x माइनस 4x और ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग ये बनेगा 0.37 एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 12 and 4 6 24 25 2.52x minus 3 3 9 3 6 18। दिस इज 0। तुम लोग मैथ्स में इसको कोई छोटा तरीका नहीं होता तो मुझे भी सिखा दो सॉल्व करने का। सर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक बस, और क्या होता है, बस यही होता है शायद। बाकी मैथमेटिकल की स्टूडेंट हूँ। करो भाई सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ
तो मैं कह रही थी कई बार कॉमन भी आ जाता है। नहीं, कॉमन तो यहाँ आएगा ही नहीं कभी भी, इतना आसान नहीं रहते। हाँ, मेंस वगैरह में कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखते हैं इस चैप्टर में, ऐसी बात नहीं है। मेंस में तुम्हारे कंसेप्ट को ही टेस्ट करते हैं, लेकिन सीबीएसई क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते। अंडर रूट ऑफ 1.89, जब मेरे पास जो आंसर दिया है यहाँ पे x को सॉल्व करके जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 0.68 आ रही है, वो पूरा क्वाड्रेटिक लगा के। ठीक, इसको सॉल्व तुम्हें ही करना होगा। x की वैल्यू जो आएगी ऑन सॉल्विंग दिस इज 0.68। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर चाहो तो चेक कर सकते हैं या कर लोगे सॉल्व। एक बार सॉल्व करके देखना, अगर x की वैल्यू नहीं आती है तो कल मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा, तब मैं मैथ्स सिखा दूंगा इसकी, तब सिखा दूंगा। x की वैल्यू आ जाएगी 0.68। एक बार x की वैल्यू आई तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 के मोल्स कितने हैं, x ही तो है, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे 0.68। फिर हमें निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना है 3 - x/4। यहाँ पे बस x की वैल्यूज पुट कर दो सब में एंड आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर या नहीं? नहीं सर, यस सर। नहीं क्लियर? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? चलो देखो दोबारा समझो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या था, फॉर द रिएक्शन, तुम्हें रिएक्शन दे रखी थी, Kp की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में कहा था 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स एंड 3 मोल्स ऑफ CO वर अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। मतलब ये रिएक्शन करवाई ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ था 5 atm का। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, CO2 के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम, मतलब प्रेशर ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कोई अमाउंट डिकम्पोज नहीं था, तो मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाया एंड प्रोडक्ट के लिए हर एक के लिए प्लस लगाया, और मैंने अपना काम इक्विलिब्रियम तक निपटा लिया। लेकिन ये जो आए ये मोल्स आए, क्योंकि इनिशियली हमें मोल्स दिए हुए थे। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फिर हमें दिया हुआ था Kp का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ CO रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत? नहीं सर। लेकिन इस फॉर्मूला में हमें चाहिए प्रेशर, हमारे पास है मोल्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और जब भी तुम्हें मोल्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तुम्हें अप्लाई करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये क्या कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें प्रेशर निकालना है तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल प्रेशर तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्लियर? यस सर। अब हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ था 5 atm। अब मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है CO का। CO के मोल्स 3 - x, टोटल मोल्स मैंने निकाल लिए इन सबको ऐड करके 4 इनटू टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ था 5। इसी तरीके से मैंने H2O के लिए निकाला, H2O की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, CO2 की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब मैंने हर एक मोल्स को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, प्रेशर के अंदर, प्रेशर। ठीक है। और फिर मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और 5/4 हर एक में कॉमन था, वो काट दिया और यहाँ से एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि Kp की वैल्यू तो दे रखी थी ना क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बना ली। यहाँ तक क्लियर? इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी विच इज 0.68। अब इसको सॉल्व कैसे किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी प्रॉपर, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। या तो एक बार शिवानी मैम से बात करना कि इसको कोई सॉल्व करने का छोटा तरीका हो, क्योंकि यहाँ पे तुम इसको निग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। असली में होता क्या है कि अगर हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से छोटी होती है तब हम x को निग्लेक्ट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे -3 से छोटी नहीं आ रही है,
ठीक है, बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम निगलेक्शंस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो जब तक हम निगलेक्ट नहीं कर सकते फिर हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बना के यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, एंड फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0.68। जब एक बार x की वैल्यू आ जाएगी फिर तुमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तुमसे पूछा था मोल्स ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। CO2 के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे? x मोल्स। x की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, और तुमसे पूछा था हर एक का प्रेशर। हर एक का प्रेशर कैसे निकलेगा? इसमें वैल्यूज पुट करके x की। क्लियर या नहीं? नोट करें इसे। सर जो हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वो बेसिकली x ही है ना? मतलब x ही। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें मोल्स दे दी है और वैल्यू दे दी केपी की। तुम वहां फंस गए कि तुम्हारे पास मोल्स हैं और केपी में तो प्रेशर चाहिए होता है, फिर तुम्हें डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। और जब टोटल प्रेशर दिया हो तो कहीं ना कहीं डाल्टन्स लॉ लगता ही लगता है, अगर तुम्हें मोल्स दिए हैं और टोटल प्रेशर दिया है तो। अगर प्रेशर दिया है और टोटल प्रेशर दिया तब नहीं, अगर मोल्स दिए हैं और टोटल प्रेशर भी दे दिया है तब डाल्टन्स लॉ लगता ही लगता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में? नो सर। नोट कर लो, जब नोट हो जाएगा तो बता देना।